बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 नवंबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने बरतानिया से रखते हैं, जहां पर नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गए हैं। जी हां, बरतानिया की एक अदालत ने फैसला सुनाया है जिसमें हसन नवाज को बैंकरप्ट मतलब के दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है। और जब इसकी तफसील हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो जो अभी तक अखबारात और मीडिया में छपा है उससे ये पता चलता है कि ये अप्रैल 2024 में फ़ैसला आया। मतलब कि कम से कम ये कोई 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है ये फ़ैसला आए हुए, और इसको छुपा के रखा हुआ है। और अब जाके जब गज़ट में पब्लिश हुआ, बरतानिया के अंदर ये फ़ैसला मीन पब्लिक हुआ, तो तब जाके इसकी हवा निकली और पूरी दुनिया को पता चला कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने वहाँ भी कारनामे अंजाम दिए हैं और बरतानिया में अब वो बैंकरप्ट अदालत की तरफ से डिक्लेयर हुए हैं। इसकी जो मज़ीद मालूमात हैं उसमें से पता चलता है कि टैक्स की चोरी, हेरा फेरी, गबन या नादहिंदा होने की वजह से या तो इसमें टैक्स चोरी किया होगा, और अगर चोरी नहीं किया तो फिर टैक्स अदा नहीं किया। मतलब टैक्स का ही सारा मामला है, आगे पीछे टैक्स का हेर फेरी है। वो भले चोरी आप उसे कह लें, भले उसे अंडर असेसमेंट कह लें, भले उसकी नादहिंदगी कह लें, लेकिन मसला टैक्स से रिलेटेड है। वहाँ की हुकूमत ने बतदरीज कोशिश की हसन नवाज से वो टैक्स कलेक्ट करने की। हसन नवाज ने उनको वो टैक्स नहीं दिया, मामला अदालत में चला गया, वहाँ पर केस चला। दोनों पार्टीज़ के जो वकला थे उन्होंने लंबा ये केस लड़ने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वहाँ की अदालत ने अप्रैल, ये मेरा ख्याल इससे पिछले साल कोई तकरीबन जब ये फ़ैसला आया उससे कोई कई महीने पहले 2023 में ये जो केस था, ये मेरा ख्याल शायद अगस्त के महीने में ये बरतानिया की अदालत में शुरू हुआ। अप्रैल 2024 में इसका बरतानिया की अदालत ने फ़ैसला किया और हसन नवाज को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। मतलब कि शरीफ ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान के जो बच्चे हैं, वो भले हमारी प्यारी बाजी मरियम हो, वो कैलबरी फ़ॉन्ट से लेके दूसरी तमाम चीज़ों में, और भले उनके दोनों भाई हों या दूसरे चचा और चचा के बेटे हों, जहाँ जाते हैं एक दास्तान रकम करते हैं। और दास्तान जो है वो अमूमी तौर पर फ़ाइनेंशियल मामलात की ही होती है। अब पाकिस्तान के अंदर तो ये बार बार कह देते हैं दोनों बेटे नवाज़ शरीफ के कि हम क्योंकि रेजिडेंट नहीं हैं पाकिस्तान के, और इसलिए हमारे ऊपर टैक्स के कवानीन लागू नहीं होते, इसीलिए हम पाकिस्तान की अदालतों को या किसी भी चीज़ को जवाब नहीं देंगे। अब बरतानिया में तो ये रेजिडेंट भी हैं और वहाँ पर तो इन पर कवानीन भी लागू होते हैं। एक तरफ नवाज शरीफ साहब के साथ बरतानिया में क्या हुआ है, बाजी मरियम के साथ क्या हुआ है, कैसे पिछले दरवाज़ों से छुप के निकलना पड़ा है, उनकी ज़िंदगी वहाँ पर हराम रही है जितनी देर भी वहाँ रहे हैं, और पछता रहे होंगे कि वहाँ हम क्यों चले गए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में जो कुछ हुआ, उसके बाद बरतानिया में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब ये जो खबर है ये ज़ाहिर है इस ख़ानदान के लिए एक और बड़ा ब्लो बैक है। जावेद चौधरी साहब का कहना मुझे याद आ रहा है कि खुदा की पकड़ है इस ख़ानदान के ऊपर, और बतदरीज इनके लिए कोई ना कोई मामलात ऐसे ही हो रहे हैं कि हज़ीमत का सामना इनको हो रहा है। एक तरफ तो आप ये देखिए कि इनको लगता है कि सब कुछ इनके कंट्रोल में है, मतलब कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, हुकूमतें इन्होंने ली हुई हैं, चचा वहाँ वज़ीर आज़म है, भतीजी नीचे जो है वो चीफ़ मिनिस्टर है, तमाम चीज़ें, नवाज़ शरीफ के तमाम केसेस ख़त्म करवा लिए, शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म करवा लिए, तमाम डील्स के अंदर दोबारा ये इन है और माल भी बन रहा होगा लंबा चौड़ा, लेकिन उसके बावजूद इज़्ज़त जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। पाकिस्तानी अब इन्हें जहाँ भी देखते हैं आवाज़ें कसते हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं और इनकी क्लास लेते हैं, जिसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे। याद होगा आपको, पिछली दफ़ा कहते रहे कि हम पर गंदे टमाटर, गंदे अंडे। अब लोग क्या साफ़ अंडे मारें आप पर, मुझे ये बताइए। इन गंदे अंडे ही मारेंगे ना कहीं से ढूंढ के, साफ़ अंडे तो वो खाएंगे, क्यों अपने अंडे वो ज़ाया करेंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को अब ये परेशानी है कि लड़के हमारी गाड़ियों के पीछे लग जाते हैं, हमारे खिलाफ नारेबाजी करते हैं। ये बहुत ही बुरा काम जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सिखा दिया है। तो जो आपने अपने बच्चों को सिखाया है, ये जो अभी वो बैंकरप्ट हुए हैं, मतलब टैक्स के मामलात भले पाकिस्तान में हों भले वहाँ हों, हर जगह पर आप कामयाबी के जो हैं वो झंडे गाड़े जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का बयान है।
आपको इससे पहले पता है कि राणा सनाउल्लाह पै दर पे ये कहते रहे कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन जब हम इमरान खान से बात करते हैं तो आगे से हमें गालियां पड़ती हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब यकीनी तौर पर इन्हें गालियां नहीं देते, लेकिन जाहिर है वो तो इतना ही कहते हैं कि आप लोग चोर हैं, बैठाए हुए हैं इस हुकूमत के ऊपर, आपकी इतनी औकात नहीं कि आपके साथ नेगोशिएशंस की जाएं। जो असल मालकान हैं उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, तो ये उनको गाली लगती है। जो हकीकत है वो इनको बताई जाए तो इनको गाली लगती है। अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी बयान दिया है कि हम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो हमें मुंह नहीं लगाते, वो हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाह रहे हैं। अब बताया तो इन्होंने इसी तरीके से जैसे ये बड़ा गिला किया है, लेकिन ख्वाजा साहब आप देखिए, अगर तो आप आधे वोट लेकर भी जीते होते ना, चले आप हारे ही होते लेकिन आधे वोट भी लिए होते, कुछ ना कुछ आपके पल्ले इज्जत होती, तो चले इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ अच्छे लगते आपसे बात करते हुए। अब आप लोगों की 17 सीटें हैं और उसके ऊपर आप हुकूमत में बैठे हैं, तो कोई बेवकूफ़ होगा जो आपके साथ मुज़ाकरात करेगा। मतलब किस चक्कर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी लीडर आपके साथ मुज़ाकरात कर सकता है, जब आपके पल्ले इतना नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी ज़िले का डीपीओ बदलें या इस्लामाबाद का आईजी बदलें या इस्लामाबाद का कमिश्नर बदलें, आपके पल्ले कुछ नहीं है और आप चले हैं कि आपने मुज़ाकरात करने हैं जो सबसे बड़ा इस टाइम क्राइसिस है, जिसमें एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी तरफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो हैं। उन दोनों के दरमियान में मुज़ाकरात होने हैं, ये बदकिस्मती है। उन्हें तो जमहूरी कुव्वतों के दरमियान ही मुज़ाकरात चाहिए, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मुकम्मल वज़न बूट को इज़्ज़त दो की तरफ डाल दिया है और आप उनके पीछे जा खड़े हैं, तो फिर आप जिनके पीछे खड़े हैं मुज़ाकरात भी इमरान खान के उन्हीं के साथ हो सकने हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने दुर्गत बनाई है। चलें, ये तो एक अच्छा काम किया राणा साहब ने, दुर्गत बनाई है। जो राग़ब नईमी साहब हैं उनकी, जिन्होंने वो बेहुदा किस्म का फतवा दे डाला था कि वीपीएन जो है वो हराम है। वैसे तो उनकी बहुत छतरौल हुई है माजरत के साथ पूरे पाकिस्तान से, पछता रहे हैं। मुझे कुछ अंदर के उनके करीबी ज़राए बता रहे हैं कि राग़ब नईमी साहब ने पछताया है कि ये मैं क्यों दे बैठा हूँ फतवा। मुझे तो किसी ने कहा था चौधरी साहब की तरफ से कि दे डालो, मैंने दे डाला। ये उनके एक अंदरूनी ज़राए ने हमें बताया है कि लाहौर से हमें बताया गया है कि जिनकी उनसे कोई बात हुई या उनसे कोई इंटरेक्शन हुई कि वो पशेमान हैं, शर्मिंदा हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि उनसे क्या हो गया है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पब्लिक का इस कदर बैकलैश, और जिस तरीके से फिर उनकी ठुकाई हुई है हर जगह से। ठुकाई का मतलब यही है कि पब्लिक का जो रिएक्शन और रिस्पॉन्स आया। बहरहाल अब राणा सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है ये ज़रा सुनिए। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कोई गैरसरी नहीं है, आप बिल्कुल जो है वो करें। अगर आपसे कोई हिसाब होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके ऊपर कोई आपको जो है वो गुनाह या जो है वो अपना जो है वो सजा नहीं होगी। आप बेधड़क करें। आपने सुन लिया। अब तो राणा सनाउल्लाह साहब ने भी फतवा दे दिया है कि ये झूठ है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने ये कह दिया है कि ये जिसने भी इसको हराम करार दिया है शरारत की। इसके अलावा राणा साहब ने यह भी कहा है कि ये हमारा फ़ायदा करने की बजाय उल्टा नुकसान कर दिया। सारी तनकीद हम पर आ रही है इस फतवे की, तो ये फतवा नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ये मेरा ख्याल शायद राग़ब नईमी साहब समेत और बहुत सारे जो सरकारी उलमा है, जी हाँ, जो चौधरी निज़ामुद्दीन के इमाम पर मज़हब को भी अपनी मर्ज़ी से मुंह की नाक समझकर मोड़ देते हैं जिधर उनका दिल करता है, उनके लिए इट्स अ ग्रेट लर्निंग कि आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसे ही चौधरी निज़ामुद्दीन सोशल मीडिया से इतनी नफ़रत नहीं करते, इसे फितना, इंतशारी टोला और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पर बराह रास्त और मौके पर जुर्माना होता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ता। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का एक इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। उस इंटरव्यू को जब आप सुनते हैं तो बहुत भली बातें लगती हैं। उस इंटरव्यू को सुन के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ हमदर्दी भी होती है, क्योंकि कोई शख्स भी जो खुद किसी अब्यूज़ में से गुजरा है, वो जब किसी और शख्स की जो मज़लूम होता है, विक्टिम होता है, उसकी कहानी सुनता है, तो अगर उसमें ज़रा सी इंसानियत की रमक भी हो तो वो उसकी सपोर्ट करता है। ये नहीं कि वो उसका सियासी मुखालिफ हो तो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहानी सुनाई कि किस तरीके से जो जनरल नदीम एजाज थे उस ज़माने के, उन्होंने उनके ऊपर कैसे जुल्म किया, उन्हें टॉर्चर किया, उनको फिज़िकली टॉर्चर करवाया, और वजह वही सियासी इंतकाम था। और उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे पर और दूसरे लोगों पर बहुत जुल्म करवाया।
अब जब ये हमने कहानी हमने भी उनकी सुनी तो हमें भी हमदर्दी हुई, जाहिर है हम खुद भी इसमें से गुजरे हुए हैं तो क्यों ना हो हमदर्दी। लेकिन उसके साथ साथ एक ख्याल आया उस चीज़ पर उनकी सपोर्ट करके कि उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था वो गलत हुआ था, और किसी बगैर इफ एंड बट के उनकी भरपूर सपोर्ट और मेजर जनरल एजाज नदीम की भरपूर मजम्मत। लेकिन ख्वाजा साहब आपसे एक सवाल है, ये आप मुशर्रफ के ज़माने का आप सारा किस्सा सुना रहे हैं कि आपके ऊपर ये सारा जो है वो टॉर्चर हुआ था। उसके बाद आपकी पंजाब में गवर्नमेंट आई 2008 से 2013 तक, फिर 13 से 18 तक आपकी हुकूमत रही, फेडरल आपके पास कौमी हुकूमत रही जिसके अंदर आप वज़ीर भी बने। फिर उसके बाद आपने 2022 में फिर हुकूमत ले ली और 2022 में फिर आप सब ओहदों के ऊपर रहे, आपके वज़ीर आज़म रहे। फिर आप 2024 में फिर आपकी हुकूमत बन गई और इस सारे प्रोसेस में पंजाब में भी आपकी हुकूमत रही। तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपका ये बात करना नाजायज़ है? अगर ऐसा हुआ था, जो कि हुआ होगा, मैं आपको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा और मेरी हमदर्दी भी आपके साथ, तो आपने इसका हिसाब एहतसाब 2013 में क्यों नहीं लिया? अगर 2013 में नहीं लिया 18 तक, तो 2022 में क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब के चौधरी निज़ामुद्दीन तो आपके साथ है। आप कहते हैं वो तो टिपिकल जनरल है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एहतसाब पर यकीन रखते हैं। उन्होंने तो जनरल फैज़ को पकड़ के जेल में दिया हुआ है और कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो फिर मेजर जनरल जो एजाज नदीम है उनका एहतसाब क्यों नहीं किया गया? नंबर एक। नंबर दो, अगर आप ये मुझे बताना चाहते हैं कि गिल साहब ये बातें करने की हैं, जब आपकी हुकूमत आएगी तो आपसे पूछेंगे कि क्या कोई हुकूमत किसी भी मिलिट्री जनरल का एहतसाब कोई सिविलियन हुकूमत कर सकती है? नहीं कर सकती। हमारे बस से ये बाहर की बात है। अगर आपका ये मौक़िफ़ है तो फिर आपको आज ये बात नहीं करनी चाहिए, फिर आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए कि हम बदला नहीं ले सके, या कहें ये कि हम बदला लेना चाहते हैं, या बदला नहीं भी लेना तो एहतसाब करना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं मेजर जनरल एजाज नदीम को, लेकिन हमारे पल्ले वो ताकत नहीं है। या फिर तीसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आपने उन्हें अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया, वरना आपकी हुकूमत थी, आप वज़ीर रहे थे, झंडा लगा के फिर रहे थे, कम अज़ कम अपने पर हुए तशद्दुद की कोई बात ही कर लेते। चले एहतसाब करने में कामयाब ना होते, कम अज़ कम मामला शुरू ही करवा देते। आपने तो कुछ भी नहीं करवाया। तो फिर एक ही बात समझ आती है कि आपने खुदा वास्ते माफ़ कर दिया होगा उन्हें, और अगर आपने खुदा वास्ते माफ़ कर दिया तो फिर आज आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? तो फिर हम मजबूर हैं चौथे ऑप्शन को सुनने में और समझने में। और चौथा ऑप्शन ये है कि आप ये सब कुछ इस वक्त इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि जो अब जुल्म हुआ है लोगों पर, आप उसको ज़रा टोन डाउन करना चाहते हैं। आप अब के जुल्म को बस नॉर्मल दिखाना चाहते हैं कि ये पहले भी होता रहा है, हमारे साथ भी हुआ है। आप आज के जुल्म को मट्टी के अंदर दबाने के लिए ये एक माजरत के साथ मुनाफकत वाला बिहेवियर आप अपना रहे हैं। वरना अगर आपके साथ जुल्म हुआ था, जो कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, हमारी तमाम सपोर्ट, या तो आपको उसका एहतसाब करवाना चाहिए था, या पब्लिकली मानना चाहिए कि आप में सकत नहीं है एहतसाब करने की सिविलियन गवर्नमेंट के तौर पर, वो भी मैं को आपकी इंसल्ट के लिए नहीं कह रहा, या फिर आपने अल्लाह वास्ते माफ़ किया। तीनों सूरतों में आज आपका इस तरीके से बात करना नहीं बनता। इससे तो वाज़ेह होता है कि आप माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं आज, और जिन पर आज जुल्म हो रहा है उनके जुल्म को आप एक रूटीन बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खबर जी, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो अमेरिका के अंदर 46 कांग्रेस मेंबर्स ने ख़त लिखा है सदर बाइडन को, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत है। ये अब अजीब बात है। पाकिस्तान ने जाके कर्जा IMF से लेना है, पैसे वहाँ से लेने हैं, और जो पूरी दुनिया के प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, जिसकी बिना पर आपको ये तमाम मालियाती जो इदारे हैं वो कर्ज़े भी देते हैं, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फ्री ट्रेड करने देती है, वीज़े देती है, तो आपकी करेंसी के मामलात को हैंडल करती है। तो तमाम चीज़ें इसी चीज़ों के ऊपर होती हैं कि आप अब्यूज़ नहीं करेंगे। तो आप कहते हैं कि अब्यूज़ अगर हम करें तो हमारा ज़ाती मसला है, लेकिन इमदाद हमें जो है वो वहाँ से चाहिए। तो ये दफ्तर खारजा ने बहुत ज़्यादा एक इसके ऊपर काफ़ी शोर मचाया। अगली खबर जो है जी, वो लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है, बड़ी कंपनी, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं, जहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें 2% कमी हो गई है। ये 2% कमी बहुत बड़ी कमी है। आप समझिए कि 2022 में जब हमारी हुकूमत अपने इख्तिताम की तरफ थी तो तकरीबन 12 से 14% के ऊपर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ग्रो कर रहा था।
आज कमी होते होते वो मेरा ख्याल 6-7% पर आ गया है, और 2% अब जो मज़ीद है वो कमी आई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, जिसका मतलब है कि बेरोज़गारी हो रही है, जिसका मतलब है कि मुल्क की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। और औरंगज़ेब साहब आपको चंद दिन पहले तो बता ही चुके हैं कि अब ना कोई डिपॉजिट रखने को तैयार है और ना ही कोई रोल ओवर करने को तैयार है। तो इन हालात में आप खुद ही देख लीजिए कि एक तरफ ये मंजन बेचते हैं, और ये हम नहीं कह रहे कि ये 2% कम हो रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ये इंडिपेंडेंट जो ऐसे इदारे हैं रिसर्च के, हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये उनका डाटा है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग %1 भी अगर नीचे हो तो इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकॉनमी पे या किसी भी मुल्क की इकॉनमी पे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि मामलात किधर जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे चौधरी साहब के शौक देखिए, एक छोटे बच्चे हैं, भाई हैं हमारे छोटे, जमाल रईसानी, बहुत छोटे से बच्चे हैं। मुझे तो लगता है, मैं ये कहता नहीं, एक्यूज़ नहीं करता उन्हें, लेकिन जब उन्हें देखते हैं तो वो बहुत ही छोटे लगते हैं। पाकिस्तान में मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम मेरा ख्याल 25 साल होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कहीं उनकी उम्र इन्होंने बढ़ाकर, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किया हुआ है, लेकिन शायबा आता है, तासर, मेरा तज्जिया है कि ऐसे लगता है जैसे वो 25 साल से भी कम उम्र के हैं। और उनको चौधरी साहब ने बस MNA बनवाना था, बनवा दिया। और यहीं नहीं रुके, उनको एक बहुत ही मोतबर किस्म का जो टीबी का सेमिनार हो रहा था दुनिया में, उसमें भेज दिया। वहाँ पर फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उनके बारे में क्या लिखा, ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर। इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि इनएक्सपीरियंस्ड MNA को, कुछ छोटे बच्चे हैं वो भी, ये छोटे भाई हैं हमारे, वो उनको भेज दिया वहाँ पर। और जो लोकल मीडिया है वहाँ तो चौधरी साहब अपनी मर्ज़ी से लगवा लेते हैं जो दिल करता है, वहाँ पर स्टोरी कुछ और लग रही है, इंटरनेशनल मीडिया पर और लग रही है। तो एक तरफ आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपके IMF के मामलात, आपके दूसरी चीज़ें किधर जा रही हैं, दूसरी तरफ चौधरी साहब क्या शौक फरमा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए क्या इज़्ज़तें हम समेट रहे हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। अगली खबर जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, और वो ये है कि रफ्तार और सियासत पी के, जी हाँ, रफ्तार और सियासत पी के दोनों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। दोनों बहुत ही वाइब्रेंट किस्म के ये प्लेटफॉर्म्स हैं, दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया के अंदर, बहुत ही अच्छे नाम है दोनों, बहुत अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, बहुत अच्छी मालूमात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब चौधरी साहब इनसे भी नाराज़ हो गए, तंग हो गए, और इनके ऊपर भी घेरा तंग कर दिया गया। इन्हें FIA के नोटिस दिए गए हैं, और उसके साथ साथ जो टाउट सहाफ़ी हैं वो कह रहे हैं कि अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेंगे या इनके ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो सुहेल वड़ाज साहब की है। वो कहते हैं कि ये जो काजी साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पर एहतजाज हुआ है, वो उसका जिन लोगों ने वहाँ से माफ़ी मंगवाई है ज़बरदस्ती उनके घर वालों को पीछे पकड़ के, उन्होंने कहा कि यही इसका हल है मसले का, और पाबंदियाँ हल नहीं है, कानून साजी हल है। हालांकि सुहेल वड़ाज साहब को कोई बताए कि कानून साजी नहीं हुई, पाबंदियाँ ही लगी हैं, अब्यूज़ ही हुआ है। जो चंद लोगों से, 1 या 2 लोगों से, आधे लोग, उन्होंने कहा कि आधे लोगों ने माफ़ी मांग ली, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 लोगों से ये करवाया गया है, और उन दोनों लोगों के घर वालों को पीछे पाकिस्तान में अब्यूज़ करके, उन्हें फोर्स करके उनसे ये सब कुछ करवाया गया है। अच्छा जी, आशिर बाजवा साहब ने नई कुछ स्टैट्स जारी किए हैं, और वो ये है कि 72 ट्वीट्स अभी तक PTV कर चुकी है जब से VPN को हराम करार दिया है, और शहबाज शरीफ 1 और डंटोनक 1। तो ये जब तक का डाटा है, 74 हरामी ट्वीट्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, PTV और डंटोनक और वज़ीर आज़म की तरफ से। अब देखते हैं कब उलमा कराम इसके ऊपर अगला फतवा जो है वो देते हैं। बहरहाल आपको जाने से पहले एक दफ़ा फिर याद करवाना है कि 24 नवंबर को इमरान खान ने फ़ाइनल कॉल दे रखी है। वो कॉल आपके लिए है, आपकी नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करनी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत मुश्किल है, किसान हो या आप मिल के वर्कर हों, लेबर हों, या आप किसी और ज़िंदगी के शोबे से हों, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। अगर आप इस तमाम जुल्म में से निकलना चाहते हैं तो फिर 24 नवंबर को बाहर निकलिए और इमरान खान की कॉल के ऊपर पुरअमन एहतजाज कीजिए। आप बड़ी तादाद में निकलेंगे तो इमरान खान को भी इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान की आवाम को भी इंसाफ मिलेगा। और भी खबरें थी, उन्हें पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।